जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, ये हमारा साइंस, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्त, हम साइंस और मैथ दोनों एक एक कर अल्टरनेट डेट में, यानी कि एक दिन को छोड़ाकर दूसरे दिन ऐसे कर हम साइंस और मैथ आपके लिए ला रहे हैं। आप देखिए, सेशन को देखिए, एंजॉय कीजिए अपने चैप्टर अनुसार। जो भी जहाँ समस्या जिस चैप्टर में आपको लग रहा है उसके अनुसार आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपके ये सेवा के लिए बनाया गया है दोस्त। तो चलिए दोस्त, ये हमारा सेशन है मैथ का, जहाँ पर हमने पिछले सेशन में दोस्त देखा था मैथ में यूक्लिड ज्योमेट्री के सेकेंड लेक्चर था दोस्त। ये आपका थर्ड लेक्चर है। हमने उसमें आपको सभी अभिगृहितों के बारे में बता दिया था, अभिधारणाओं के बारे में बता दिया था। अब आइए कुछ प्रश्न करते हैं जो उदाहरण के रूप में है आपके बीटीसी या आपके एनसीईआरटी बुक में। आइए उन्हें धीरे धीरे समझते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। तो आइए चलते हैं दोस्त। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, आपकी उदाहरण फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि यदि, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित हैं, तीन कोई बिंदु हैं और बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है। ये आपको सिद्ध करना है दोस्त। तो आइए हम अपने एक बार इसे देखते हैं और समझते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है दोस्त। बोल रहा है कि ए और बी कोई दो बिंदु हैं एक रेखा पर, और उनके बीच में सी कहीं बिंदु है। उनके बीच में कहीं सी एक बिंदु है। बीच कहने का मतलब मध्य नहीं है दोस्त। बीच कहने का मतलब यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मध्य के बारे में नहीं बोला है। तो समझिएगा, बोल रहा है कि ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्त? सिद्ध करना है। समझेंगे? अगर ये आपको सिद्ध करना है दोस्त, तो आइए समझते हैं इसे हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। समझिएगा दोस्त, आप देख सकते हैं कि AC जो है, ये पार्ट देखिएगा दोस्त ध्यान से, AC पार्ट और ये जो BC पार्ट है दोस्त, ये दो अलग अलग पार्ट हैं। इनको हम जोड़ रहे हैं और हमें AB प्राप्त हो रहा है। समझेंगे क्या? आप देखिएगा सामने ध्यान से दोस्त, क्या AC और ये BC AB पर संपाती है कि नहीं है? समझेंगे, ये आपका AC हो गया और ये आपका BC हो गया। क्या यह पूरे AB पर संपाती है कि नहीं? संपाती है कि नहीं? और जैसा कि आपने देखा था दोस्त, हमने यूक्लिड के अभिगृहितों में देखा था, चौथा आई थिंक अभिगृहित था दोस्त, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई वस्तु जैसे ये वस्तु है कोई, अगर उस पर कोई दूसरी वस्तु संपाती है तो ये दोनों वस्तु आपस में बराबर होंगे। ये अभिगृहित में कहा गया है। तो ये वहीं से कंसेप्ट हम निकालेंगे दोस्त कि AC जो यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है और जो BC यहाँ से लेकर BC है, ये दोनों AB पर, कहाँ दोस्त? AB पर संपाती है। इस वजह से AC प्लस BC बराबर AB होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्त क्या हम कहना चाहते हैं। सिंपल एक बार देखिएगा दोस्त, हम कहना ये चाहते हैं कि आपका जो ये AC है और ये BC है, ये दोनों एक साथ जुड़कर AB पर संपाती है। और जब ये संपाती हैं और कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर संपाती हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड अवगृहित 4। अब आप अवगृहित देखिएगा दोस्त, उसमें 7 अवगृहित हैं और 5 अभिधारणा है। और ये सभी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है। आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले लेक्चर अभी जो है यूक्लिड के फर्स्ट और सेकंड, उसे देखिए, उसके पश्चात यहाँ पर सॉल्व कीजिए। चलिए चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये आपका हो गया AB प्लस BC बराबर AC। ये वही चीज़ है दोस्त, हमने सिर्फ डायग्राम में ABCD इधर उधर कर दिया है। इसने AC ले लिया है, बीच में B ले लिया है, हमने सिर्फ ABCD इधर उधर कर दिया, बाकी सब जो है यही है। अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखना चाहते हैं तो अब इसमें क्या दे दिया है आपको, अकॉर्डिंग टू आपके प्रश्न के अनुसार जो आपके BTC में है दोस्त, क्या है दे दिया है आपका, देख सकते हैं। ये आपका A है और ये आपका यहाँ पर
सी दे दिया है, देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका कहीं बी दे दिया है, और हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर बी ले लिया था, बीच में सी ले लिया था। उससे कोई मतलब नहीं है दोस्त, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उससे मतलब है हमको। अब देखिएगा, अब ए बी है और ये बी सी है, और ये लाई कर रहा है किस पे, ए सी पर, और यही आपको प्रूफ करना है। और ये प्लस ये ए सी पर लिखेंगे यहाँ पे अवगृहित। जब आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि अवगृहित 4 के अनुसार, या फिर अवगृहित आपको याद नहीं है कि कौन से अवगृहित में है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड के अवगृहित के अनुसार जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपाती होती है तो वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा दोस्त, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। समझेंगे, देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्त, इसमें आपको यह बोल रहा है कि अगर हम कोई एक रेखाखंड ले लिए, मान लीजिए कोई ए बी, हम एक रेखाखंड ले लिए, और आप सिद्ध कीजिए कि जो ए बी रेखाखंड है ये कितने भी सेंटीमीटर का, उससे हमको मैटर नहीं है, वो हमारा बात नहीं है। मेन मैटर क्या है कि कितने भी सेंटर का हो, हमको उससे नहीं मतलब है। बस हमको ये बताइए कि जो हमने आपको ये रेखाखंड दिया है, क्या आप इससे समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, हमारा मेन मुद्दा ये है। तो आइए देखते हैं, करते हैं, समझिएगा। हमने आपको उन्हीं अवगृहितों में दोस्त एक पॉइंट और पढ़ाया था। क्या बताया था उसमें, हमने आपको बताया था कि कोई एक बिंदु है, उसको हम केंद्र मानकर कितने भी त्रिज्या का हम वृत्त खींच सकते हैं, हमने ये आपको बताया था। अब बिल्कुल आप पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब समझिएगा, अब यही एक रेखाखंड दिया गया है। अब यहाँ इसको ए को केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे दोस्त, वृत्त। ए को केंद्र मानते हुए, और ये आपका, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं दोस्त, ताकि हमको जो फिगर है बनाने में वो आसानी होगा। ये बी पॉइंट है। अब समझिएगा, अब ए पॉइंट है, अब ए पॉइंट को एज अ केंद्र के रूप में मानकर, और ये जो ए बी है इसको त्रिज्या मानकर, यहाँ से देखिएगा दोस्त, यहाँ से आप इस प्रकार रखेंगे, और यहाँ से आप इसको टर्न करेंगे तो कुछ वृत्त इस प्रकार बनेगा। उसी प्रकार दोस्त, सेम उसी प्रकार आप B को केंद्र मानकर और आप यहाँ पर आपका प्रकार का नीडल रखकर, और यहाँ पर पेंसिल वाला पार्ट रखकर, आप यहाँ से अगर आप एक वृत्त खींचना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा, B को केंद्र मानकर, अब B को केंद्र मानेंगे तो आपका प्रकार कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पेंसिल वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ से करेंगे और यहाँ से आप एक वृत्त खींचना चाहेंगे तो ये कुछ इस प्रकार निर्माण होगा दोस्त, समझेंगे। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। देखिएगा, ये हमारा केंद्र है। क्या है दोस्त, ये हमारा केंद्र है, और यहां से एक त्रिज्या लेते हैं और इस प्रकार हम वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिएगा, जब आप प्रकार से कीजिएगा तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से नजर आएगा। क्या नजर आएगा कि ये वृत्त है जो आप ए को केंद्र मानकर बनाए हैं, और ये जो वृत्त है जो हमने ब्लैक से बनाया है दोस्त, जो बी को केंद्र मानकर बनाया है, ये देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कट करेंगे, एक जगह कट करेंगे आपको यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कहीं एक जगह आपको कट करते हुए नजर आएंगे। और जहां कट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्त, वहां से पॉइंट ऐसे ए से और ऐसे बी से मिला दीजिएगा। अब समझेंगे दोस्त। अब बात यह है, त्रिभुज तो हमारा बन गया, लेकिन ये समबाहु है कि नहीं है ये कैसे पता चले, सबसे बड़ा मैटर ये है। तो हमारा मानते हैं कि ये जो हमने एक रेखाखंड दिया है, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का। अब समझेंगे, अगर आपका यह केंद्र है और इस देखिएगा, अब ये जो है ये आपका ब्लैक वाला, ये केंद्र जो हम लिए हैं, ये ब्लैक वाला वृत्त है, और यहाँ से जो दिए हैं ये ब्लू वाला वृत्त है, समझेंगे। अगर आप यहाँ से ब्लू वाला वृत्त लिए हैं या फिर यहाँ से ब्लैक वाला वृत्त लिए हैं जो हमने काटा है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो केंद्र से होते हुए
जो पेरीमीटर पर जा रहा है, तो ये केंद्र से होते हुए जो पेरीमीटर पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी प्रकार इस केंद्र से ये भी पेरीमीटर पर जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x क्यों होगा, इस वजह से क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मानकर ही हमने पूरे वृत्त को खींचा है। और इस केंद्र से जो भी हमारा, अब ये फिगर कुछ इस प्रकार है, समझेंगे दोस्त, ये फिगर आपको कुछ इस प्रकार है, देखेंगे कुछ इस प्रकार है। ये सर्कल आपका हो जाएगा और यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर ये x मीटर है। ये फिगर जो x मीटर है यहाँ से यहाँ तक और या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये इस प्रकार है फिगर। और हर जगह आप यहाँ से केंद्र बिंदु से लेकर पेरीमीटर तक देखिएगा तो x आएगा, और x ये पहले से ही रेखाखंड है, यानी कि सभी भुजाओं का लेंथ क्या हो गया, x सेंटीमीटर। और जब x सेंटीमीटर सभी भुजाओं का लंबाई हो गया दोस्त, तो वो कैसा फिगर हो जाएगा, समबाहु। कैसा हो जाएगा दोस्त, समबाहु। आपको सिंपल क्या करना होगा इसमें, जब आप इस प्रश्न का, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने जाएंगे दोस्त, तो उसमें सिंपल क्या करना है कि 2 बिंदु आपको नजर आएंगे, इन्हीं दोनों बिंदुओं से एक एक कर उसे सेंटर मानकर आप एक छोटा सा रेखाखंड खींच लेंगे। आप इंच से अपने स्केल से 5 सेंटीमीटर का खींच लेंगे, और जब आप 5 सेंटीमीटर का खींच लेंगे, उसके 2 सिरे जो आएंगे, तो एक सिरे पर प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक ले ऐसे कर लीजिएगा, चाप ले लीजिएगा और सर्कल बना लीजिएगा। और एक पुनः फिर से दूसरे सेंटर पर किनारे पर आइएगा, फिर वहाँ से चाप लेकर बना लीजिएगा, और जहाँ वृत्त कट करेंगे उसे आप मिला दीजिएगा, और इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्त, आपका समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। आइए चलते हैं, ये आपका उदाहरण 2 रहा। आइए एक प्रमेय और है दोस्त, इसे समझते हैं। देखिएगा प्रमेय क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। समझेंगे थोड़ा दोस्त। कह रहा है प्रमेय 5.1 है दोस्त। प्रमेय 5.1 में क्या कह रहा है कि 2 भिन्न रेखाएं हैं। कितने हैं दोस्त, 2। आपने ये भिन्न रेखाएं बना दिया, 2 भिन्न रेखाएं हैं, और बोल रहा है कि एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। यानी कि क्या कह रहा है, एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। समझेंगे दोस्त, समझिएगा। देखिएगा एक बार फिर से देखेंगे। प्रमेय 5.1 में हम क्या देखने वाले हैं कि 2 भिन्न रेखाएं हैं, इस प्रकार हमने रेखा बना लिया, और एक से अधिक इनके बीच में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्त समझिएगा, अगर आप ये 2 रेखाएं हैं, इनको हम ऐसे कट करें या ऐसे कट करें या फिर कोई ऐसे कट करें, हम जैसे इन दोनों को एक दूसरे पर प्रतिच्छेद जब करेंगे तो हमेशा इनको एक ही बिंदु मिलेगा। कितना बिंदु मिलेगा दोस्त, एक ही बिंदु मिलेगा। हम एक पल के लिए मान ले रहे हैं दोस्त कि नहीं, एक नहीं 2 बिंदु मिलेंगे। कितने, 2 बिंदु। समझिएगा, हम एक पल के लिए मान ले रहे हैं कि 2 उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे। कितने दोस्त, 2 उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे। समझेंगे दोस्त, हम मान लिए हैं कि 2 उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे। अब सोचिए कि अगर यह एक पहली रेखा है, अब थोड़ा यहाँ पर इमेजिन कीजिएगा दोस्त, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर इमेजिन नहीं करेंगे, थोड़ा कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इमेजिन करने का। समझिएगा, ये एक पहली रेखा है और दूसरी रेखा, सपोज कर लीजिए आप कैसे भी कीजिएगा तो दूसरी रेखा या यहाँ कटेगी या फिर एक यहाँ कटेगी या फिर ये यहाँ कटेगी, कहीं भी कटेगी तो आपको एक ही नजर आएगा। लेकिन हमने एक मान लिया है, क्या मान लिया है दोस्त, कि 2 बार उभयनिष्ठ आपको बिंदु मिलेगा। तो समझिएगा, एक बार सिर्फ दिखा रहे हैं इमेजिन करने के लिए दोस्त। अब समझिएगा, एक रेखा है, ये जा रही, एक कट बार कट गया, एक कट गया, एक कट गया। अब समझेंगे दोस्त, एक रेखा ये है और एक रेखा, हालांकि यहाँ पर 2 रेखाएं हो जा रही हैं, लेकिन हमने एज्यूम किया है कि हाँ एक ही रेखा है और वो कितने बार कट कर रही है, 2 बार। अब देखेंगे यहाँ पे कितने बार, 2 बार। आप समझेंगे, ये पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए P और Q।
अब समझेंगे दोस्त, यहाँ पे अगर हम एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि हाँ नहीं, इमेजिन कर रहे हैं दोस्त, समझेंगे, इमेजिन कर कर बता रहे हैं, सिर्फ ऐसा हो नहीं सकता है कि कभी भी एक सीधी रेखा ऐसे इस प्रकार कहीं कट करे, लेकिन एक इमेजिन के रूप में बता रहे हैं। मान लेते हैं दो अभिनिष्ट बिंदु है, दो अभिनिष्ट बिंदु मिला। अब समझेंगे यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से कि ये जो दो पॉइंट हैं, और आपने पढ़ा था यूक्लिड के अभिधारणा में क्या पढ़ा था दोस्त, कि जब कोई भी दो पॉइंट हैं तो उनके बीच में एक सीधी रेखा बनेगी। कितनी? एक सीधी रेखा। अब समझिएगा, ये एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये भी तो बन जा रहा है दोस्त, पी क्यू से ये भी तो रेखा गुजर रहा है, यानी कि इस पॉइंट से दो रेखाएं गुजर रही हैं, जो कि यूक्लिड के जो अभिधारणा है उसके खिलाफ है, और ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब जो दो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे वो गलत हमने लिया है। क्या लिया है दोस्त? गलत हमने एजम्पशन लिया है। बस यही चीज़ को समझाने के लिए दोस्त हमने बस दो उभयनिष्ठ बिंदु का एग्जाम्पल एजम्पशन के रूप में लिया है। और आप देख सकते हैं कि जब हमने लिया तो इस पी क्यू बिंदु से एक रेखा ऐसे सीधी गुजरी और एक दूसरी रेखा गुजर रही है, जबकि यूक्लिड के अनुसार दो बिंदु से कोई भी दो बिंदु है उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक सीधी रेखा गुजर सकती है। ये रहा दोस्त इसका अर्थ और इसका मतलब। आइए चलते हैं, ये आपका 5.1 हो गया। अब आइए चलते हैं जल्दी जल्दी से 5.1 प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा दोस्त, प्रश्नावली 5.1। आइए करते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्त क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित को क्या बताना है? सत्य कथन और असत्य कथन और उत्तर को कारण बताना है। अब देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या किसी भी एक बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है? आप देखिएगा थोड़ा, अगर हम यहाँ पे दोस्त एक बिंदु डाल देते हैं तो क्या इससे हम एक ही रेखा खींच पा रहे हैं? क्या हम इससे एक ही रेखा खींच पा रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? असत्य हो जाएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखिए, पहला का दूसरा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर होने वाली असंख्य रेखाएं। अब बताइए, अभी हमने आपको बोला दोस्त, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर कोई एक सीधी रेखा गुजरेगी तो कितनी? एक। इसने क्या कहा रखा रहा है? असंख्य रेखाएं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं बन सकती हैं? ये हमने बिंदु बनाया 1 और 2। क्या इनके बीच में कितनी रेखाएं जा रही हैं? एक सीधी रेखा की बात किया जाए तो कितनी रेखाएं जा रही हैं दोस्त? एक ही रेखा से बन सकती हैं। तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? असत्य हो जाएगा। आइए समझिएगा तीसरा पॉइंट। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। यूक्लिड शायद अभिधारणा सेकंड है दोस्त, उसमें देखिएगा उन्होंने उसमें साफा कहा है। क्या कहा है दोस्त? कि लाइन सेगमेंट को उन्होंने उस समय अपने समय में क्या नाम दिया था? रेखाखंड, मतलब शांत रेखा। जो लाइन सेगमेंट है इस समय रेखाखंड आप जान रहे हैं, उन्होंने उस समय क्या बोला था? वो क्या है? एक शांत रेखा है। और उन्होंने उसमें बताया है कि उन दोनों किनारों को असीमित रूप से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब देखिए, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं जाहिर सी बात है बराबर होंगी। अगर दो वृत्त आपस में बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। आकृति 5.9 में यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा? आइए आकृति देखिए क्या कह रहा है दोस्त। आकृति है ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो जाहिर सी बात है ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्त? एक्स वाई हो जाएगा। कैसे होगा? ए बी इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ए बी संपाती हो पाएगा पी क्यू के। पी क्यू एक्स वाई के संपाती है, यानी बराबर है, तो इसका मतलब उसके संपाती हो जाएगा। उसी प्रकार ए बी किसके पर हो जाएगा? एक्स वाई के संपाती हो जाएगा। और जब संपाती हो जाएगा तो ए बी एक्स वाई के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा। कुछ पॉइंट है दोस्त जिनका परिभाषा, मतलब क्या चल रहा है आपके दिमाग में इन शब्दों को सुनकर
क्या इनके बारे में आप सोच रहे हैं, उन चीज़ों को बस लिखना है। अब जैसे समांतर रेखाएं दोस्त, अब समांतर रेखा के सुनकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जाहिर सी बात है कि 5वां अभिधारणा में आपने क्या पढ़ा था, जब कोई दो लाइन और एक तीसरी लाइन उसको कट करती है तो एक ही अंतःकोण जो होते हैं अगर उनकी 180 डिग्री सम होगा, अगर 180 डिग्री से कम होगा तो जिस साइड में वो कम हो रहे हैं वे एक दूसरे को लाइन क्या करेंगे, कट करेंगे। परंतु अगर 180 डिग्री हो जा रहा है उन अंतःकोणों का योग, तो वो आपस में दोनों लाइन क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये आप लिख सकते हैं कि जब कोई भी दो लाइन एक तीसरी लाइन को कट कर रही है, उनका अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है, तो वो लाइन क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। लंब रेखाएं आप लिखना चाहेंगे, इनके बारे में तो आपके लंब रेखाएं सुनकर के दिमाग में क्या आ रहा है फर्स्ट बार, बस वही लिखना है। लंब रेखाएं क्या हो सकती हैं, जब एक कोई तल में एक रेखा दिया गया हो और उस पर एक दूसरी रेखा जो 90 डिग्री पर कट करती हो, तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे, लंब रेखा कहेंगे। उसी प्रकार रेखाखंड आपने पढ़ा था, लाइन सेगमेंट देखा था कि ऐसी रेखा जिसके दो बिंदु उनके असीमित रूप से क्या हो जाए, बढ़ाई जा सके। वृत्त की त्रिज्या एक केंद्र को मानकर जब हम कितने भी सेंटीमीटर का या माप का जब हम कोई वृत्त बनाते हैं तो उस केंद्र और उस वृत्त की परिधि के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। यह भी आप लिख सकते हैं। वर्ग आप क्या लिख सकते हैं, वर्ग के बारे में दोस्त, वर्ग के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा आकृति जिसका निर्माण 4 रेखाओं से हुआ हो और वो 4 रेखाएं आपस में बराबर हो, वर्ग हो सकता है। इसी प्रकार आइए थर्ड क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है दोस्त, समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है और पहला है और दूसरा है, क्या कह रहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए गए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। तो इसके बारे में तो आपने पढ़ा है दोस्त, ये आपके अभिधारणा, ये यूक्लिड की अभिधारणा है जो आपने देखा था कि हाँ एक ही बिंदु एक ही लाइन में स्थित हैं और ए भी एक दो बिंदु हैं उनके बीच में सी विद्यमान है। आप यूक्लिड के अंतर्गत आपने यही तो बिंदुओं के बारे में देखा था, वैसे ही बिंदुओं का तो अध्ययन किया था जो बिंदु एक दिशा में स्थित हैं। और यहाँ पर दूसरा देखिए, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो आपने यूक्लिड के अनुसार ये पढ़ा ही नहीं था, आपने अभी तक यूक्लिड के अनुसार यही पढ़ा है कि जो भी बिंदु स्थित हैं एक सीधी रेखा में स्थित हैं और उस लाइन रेखा पर स्थित हैं। परंतु आपको सेकंड में क्या कह रहा है कि एक ऐसा बिंदुवान है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो जाहिर सी बात है यह आपके यूक्लिड में नहीं आएगा, ये अयूक्लिड में आएगा। ये बातें हैं दोस्त। आइए चौथा देखिए क्या कह रहा है, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। आइए बनाते हैं एक बार और समझते हैं इसे। देखिए क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि दो बिंदुओं ए और बी के बीच बिंदु सी स्थित है। चलो लिख लिया हमने। उसके बाद कह रहा है AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/AB। ये हमको सिद्ध करना है दोस्त। आइए सिद्ध करते हैं और समझते हैं, समझेंगे दोस्त। हमारा AC बराबर क्या है, BC है। ये प्रश्न से है, ये प्रश्न से है, प्रश्न से। और ये आपका सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्त, ये आपको सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। क्या हम AC प्लस BC बराबर AB लिख सकते हैं यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड के अनुसार, या फिर आप यूक्लिड के अभिग्रहित 4 के अनुसार और डिटेल में लिख सकते हैं, समझेंगे। क्या हम AC प्लस BC बराबर AB लिख सकते हैं यूक्लिड की चौथा अभिग्रहित के अनुसार, क्योंकि यह AC और BC यह AB पर संपाती है और इस वजह से AC प्लस BC बराबर होगा AB के। समझ रहे होंगे दोस्त आप अच्छे तरीके से। अब समझेंगे, अब प्रश्न से आएंगे।
जब आप प्रश्न से आएंगे तो क्या यह AC BC के बराबर है, तो जाहिर सी बात है BC के जगह पर हम AC लिख सकते हैं और प्लस ये AC इधर है और ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा 2AC बराबर AB और यहाँ से निकल कर आएगा AC बराबर हाफ AB। थोड़ा कट रहा है तो शुरू के ऊपर लिख देते हैं, समझेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। AC प्लस AC और ये हो जाएगा 2AC बराबर AB और यहाँ पर करेंगे तो AC बराबर हाफ AB, ये इस प्रकार हो जाएगा। सिंपल इसमें अवग्रहित 4 लगेगा दोस्त। ये जो आपका AC है, ये BC है, ये दोनों संपाती AB पर, इस वजह से AC प्लस BC बराबर AB हो जाएगा। आप समझे होंगे दोस्त। एक सेकंड तो सिर्फ समझे होंगे दोस्त। हमारा ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए चलते हैं 5वां क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, समझेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं समझते हैं। कह रहा है दोस्त कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB के एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। समझेंगे दोस्त, क्या इसके कहने का मतलब है, समझिए। कह रहा है दोस्त यह AB है और C इसका मध्य बिंदु है। क्या है दोस्त, C इसका क्या है, मध्य बिंदु है। और कह रहा है कि किसी भी रेखा का, या इस रेखा का बात करें या किसी रेखा का बात करें, कह रहा है कि साबित कीजिए कि उसका सिर्फ और सिर्फ मध्य बिंदु क्या होगा, एक ही होगा। तो हम मान लेते हैं दोस्त कि इस AB का एक और मध्य बिंदु है D। हालांकि समझिएगा किसी भी रेखा का मध्य बिंदु तो एक ही होता है जो आपको C दिया हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं इस बात को कि D AB का एक और मध्य बिंदु है। क्या है दोस्त, मध्य बिंदु। अब समझेंगे। क्या आप यहां से देखेंगे दोस्त, तो क्या आप AC समझेंगे AB में, यहां से AB में अगर पहले ले रहे हैं C मध्य बिंदु, क्या ले रहे हैं दोस्त, AB में C ले रहे हैं एज अ मध्य बिंदु। पहला कंडीशन समझेंगे दोस्त, AB में C को मध्य बिंदु ले रहे हैं तो क्या AC बराबर BC हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम C को मध्य बिंदु लेकर चल रहे हैं तो AC बराबर BC होखेगा ही। अब दूसरा कंडीशन देखिएगा दोस्त, हम AB में अब क्या कर रहे हैं, D को मध्य बिंदु ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब D को मध्य बिंदु ले रहे हैं तो AD बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, AD बराबर, अब इसको भूल जाइए, अब AD बराबर क्या हो जाएगा, BD। AD बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, BD। अब यहां पर समझिएगा दोस्त, AD बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अब यहां पर एक बार और देखिए, क्या हम ये AC है और ये BC है। अब C का कंडीशन देखिए थोड़ा, C को हम मध्य बिंदु लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं ये AC और BC क्या हाफ AB हो सकता है कि नहीं, समझेंगे। क्या हाफ AB हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि C पहला कंडीशन में हम लेकर चल रहे हैं मध्य बिंदु है AB का, तो जाहिर सी बात है ये AC और ये BC आपका आधा आधा है तो दोनों बराबर हो जाएगा। और किसका आधा है, पूरे AB का। आइए अब हम D को, ये जो आपका D है, अब ये इसको मिटाकर अब D को मध्य बिंदु समझ रहे हैं। किसको, D को मध्य बिंदु। अब D को मध्य बिंदु समझिएगा तो जाहिर सी बात है AD और DB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे एज अ मध्य बिंदु के रूप में। क्या इसको हम हाफ AB लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप AD और BD आपस दोनों में बराबर हैं और D एक मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो ये दोनों हाफ हाफ होंगे, तो किसका हाफ होंगे, AB का हाफ होंगे। समझ रहे होंगे दोस्त, आसानी से समझिएगा। अब यहां पर देखिएगा,
ए बी, हाफ ए बी और हाफ ए बी, ये दोनों तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद क्या हम ए सी बराबर ए डी लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हम ए सी बराबर ए डी लिख सकते हैं कि नहीं? पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो क्या हम ए सी बराबर ए डी लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यह ए डी इसके बराबर है और यह ए सी इसी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ए सी और ए डी क्या हो जाएंगे दोस्त? बराबर है। अब समझेगा, अब यहाँ पर जो ए सी है और यही ए डी है, तो जाहिर से बात है दोस्त कि इसमें अगर आप यहाँ से एक बिंदु हटाना चाहेंगे ए जो कॉमन है, बचेगा क्या आपको? सी और डी बचेगा क्या दोस्त? आपको सी और डी। और सी और डी कहने का मतलब यह है कि जो सी है वही डी है। क्या है दोस्त? जो सी है वही डी है। हमने शुरुआत किया था सी को मध्य बिंदु लेकर और डी को मध्य बिंदु लेकर, और अंत में रिजल्ट हमको क्या मिला दोस्त? कि ये जो सी और डी हैं ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्या है? एक ही है। तो इससे साबित क्या होता है निष्कर्ष में दोस्त? इससे साबित ये होता है कि किसी भी रेखा का मध्य बिंदु सिर्फ एक ही होता है, और हमने अलग अलग लिया था लेकिन फिर भी अंत में सी बराबर किसके निकला? डी के बराबर। सी किसके बराबर निकला दोस्त? डी के बराबर निकला। आई होप आप इस प्रश्न को आसानी से समझे होंगे। आइए चलिए चलते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्त, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आकृति में 5 पॉइंट ये आपको दिया गया है ए सी बराबर बी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर। आइए प्रश्न को लिखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। ये इस प्रकार है आपका, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये आपका डी है। दिया क्या हुआ है दोस्त? दिया हुआ है ए सी बराबर बी डी। क्या दिया हुआ है दोस्त? बी डी। और आपको सिद्ध क्या करना है दोस्त? सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा, सिद्ध क्या करना है? ए बी बराबर सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। आइए समझते हैं, समझिएगा दोस्त। हमारा ए सी बराबर बी डी है, यानी ए सी और ये बी डी क्या है? प्रश्न के अनुसार ये बराबर है। ये आपका प्रश्न के अनुसार है। किसके अनुसार है दोस्त? प्रश्न के। और ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आइए करते हैं दोस्त, समझेंगे। क्या हम ए बी हमको बनाना है, हमको ए बी चाहिए, किसी भी हालत में ए बी चाहिए, तो क्या हम ए बी बराबर पूरे ए सी को माइनस कर सकते हैं बी सी? देखिए तो एक बार देखेंगे दोस्त। क्या हम ए बी प्राप्त करने के लिए, अब हम ए बी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि हमको ए बी चाहिए, तो इस वजह से हम ए बी निकाल रहे हैं। तो ए बी बराबर, क्या ये पूरा ए सी है, इसमें से ये बी सी हटा देंगे तो हमारा ए बी आएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा सर। अब आइए चलते हैं, हम अब सी डी निकालने की कोशिश करते हैं। अब सी डी निकालिएगा तो आप यहाँ पर देखिए, क्या आप बी डी माइनस क्या निकालना है? सी डी। बी डी माइनस बी सी करेंगे तो आपको सी डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझेंगे। क्या हम इस बी डी में से यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ है और ये सी डी माइनस कर दे रहे हैं, सॉरी ये आपका बी डी है और इसमें से बी सी माइनस कर दे रहे हैं, तो ये आपको सी डी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। सी डी क्यों हम लिए हैं? क्योंकि हमको सी डी इसमें चाहिए। क्या चाहिए? सी डी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमको क्या चाहिए था? ए बी और सी डी। हमको ए बी और सी डी तो मिला है दोस्त, हमको ए बी और सी डी तो मिला है, लेकिन ये बी सी माइनस करने के बाद, किसमें दोस्त? बी सी माइनस करने के बाद किसमें? ए सी में और बी डी में। तो हमारा ए सी और बी डी क्या है दोस्त? ए सी और बी डी क्या है? हमारा बराबर है। तो क्या हम ए सी माइनस बी सी और इधर बी डी माइनस बी सी लिखते हैं, तो इसमें कोई अंतर आपको लग रहा है? कोई अंतर लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फाइनली ये दोनों कट जाएंगे, इधर जाएंगे प्लस में, तो ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये फाइनली कट जाएंगे। अंत में आपको क्या प्राप्त होगा? बी डी और ए सी प्राप्त होगा। यानी कि हम ए सी माइनस बी सी लिख सकते हैं, उसी प्रकार बी डी माइनस बी सी लिख सकते हैं, और इसका मान हो जाएगा
क्या हो जाएगा दोस्त, इसका मान ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सी डी, और ये इस तरह आपका प्रूफ होता है दोस्त कि ए बी बराबर किसके है, सी डी के बराबर है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्त क्या हम कहना चाहते हैं और हम कहाँ आपको लेकर आए हैं। ये आपका प्रश्न हुआ और ये आपका सिद्ध हुआ दोस्त। आइए चलते हैं आपके छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपको जवाब देना है दोस्त, क्या है समझिएगा। बोल रहा है कि यूक्लिड के अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। इसने क्लियर कर दिया है दोस्त, क्या कर दिया है कि अभिगृहित 5वां की बात कर रहा है, अवधारणा 5वां की बात नहीं कर रहा है। अभिगृहित 5वां में आप देखिएगा लिस्ट में 7 अभिगृहित हैं। 5वां में क्या है, 5वां में है दोस्त कि कहीं भी जो पूर्ण होता है, उसमें लिखा है जो पूर्ण होता है अपने भाग से बड़ा होता है। अब आप भारत में रहें, बिहार में रहें, उत्तर प्रदेश में रहें, या फिर आप भारत के किसी भी राज्य में रहें, या फिर आप भारत के बाहर जाएं दोस्त, तो हर जगह आपको कोई भी एक वस्तु जो पूर्ण है और उसका आप कोई टुकड़ा कर रहे हैं, तो वो जो टुकड़ा निकल रहा है उससे तो जो पूर्ण वस्तु है वो तो बड़ा ही होगा, चाहे आप कहीं भी रहें। तो यही बात है दोस्त, और यही बातें हैं। और इस प्रकार हम 5.1 प्रश्नावली हमने भी अच्छे तरीके से सॉल्व किया, समझ लिया। अब लास्ट है दोस्त, उसमें एक पॉइंट सिर्फ पढ़ना है, वो पढ़ेंगे और 5.2 प्रश्नावली सॉल्व कर देंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। और आगे नेक्स्ट में हम चालू करेंगे दोस्त लाइन एंड एंगल, रेखाएं और कोण। तो चलिए दोस्त सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर एक सिर्फ प्रमेय है उसे समझेंगे, उसके पश्चात हम लोग 5.2 प्रश्नावली करेंगे और समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। चलिए दोस्त मिलते हैं, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वच्छ रहिए। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।